नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज जो है वो आज से कहीं ना कहीं चालू हो रही है और इस इन मैचेस के एनालिसिस आपको डर के यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए और एसोसिएटेड फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी अपडेट्स इस सीरीज या बाकी सारी एस्ट्रोएक्स रिलेटेड लगातार आती रहती है और आगे भी आती रहेंगी। तो उस पेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर, जैसे हमने आपसे पहले कहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर कंक्लूड होगा नेपाल का, तो आपके सामने हम वीडियो लेकर आएंगे कि प्रिपरेशन के लिहाज से आखिर ये पूरा जो टूर है वो किस तरीके का रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर टीम की अगर आप देखें, हम एक टी20 की बात करेंगे, जो आज वनडे हुआ उसको अवॉइड करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो मेन मकसद था इस टूर में आने का वो था टी20 वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर की प्रिपरेशन, क्योंकि शुरू वाली थी टॉप एंड में वो टीम खेली। कुल मिलाकर 10 टी20 मैचेस टीम ने यहाँ पर खेले, 6 टॉप एंड में, 2 देखें एसीटी के खिलाफ और 2 साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस यहाँ पर खेले। टोटल मिलाकर 10 मैचेस यहाँ पर टीम ने खेले हैं। उन 10 मैचेस में क्या कुछ हुआ पहले सब हर कोई जानता है, लेकिन रिपीट करते हैं फटाफट। मैच 1 से लेकर मैच 10 तक क्या रिजल्ट्स निकल कर आए थे। बिल्कुल, देखिए मैच 1 की बात करें तो मैच 1 नॉर्थन टेरिटरी स्ट्राइक के खिलाफ खेला था नेपाल ने, जहां एनटीएस ने 177 रन किए थे 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल पीछे रह गई, 135 रन बना सकी और 42 रनों से हार का सामना करना पड़ा नेपाल को पहले मैच में। वहीं दूसरे मैच में जब नेपाल खेलने उतरी तो बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी की थी, जहां उन्होंने 186 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं जब नेपाल इसको चेस करने आया तो दोबारा से नेपाल से ये चेस हुआ नहीं और 154 रन तक टीम सिर्फ पहुंच पाई और 32 रनों से टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर नेक्स्ट मैचेस की बात करें मैच 3 में, तो मैच 3 में मेलबर्न स्टार्स वर्सेस नेपाल का मैच रहा और ये मैच जो है मेलबर्न स्टार 31 रन से जीतने में कामयाब रहा। यहाँ पर जो टीम है वापस से एक बार चेस नहीं कर पाई। 3 लगातार पहले मैचेस में चेस थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट टीम कर नहीं पाई। उसके बाद मैच 4 नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की, इस बार 180 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाया। हार्वर्ड हरिकेन्स एकेडमी सिर्फ 114 रन तक ही पहुंच पाई और 66 रन से इस मैच को नेपाल जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद टॉप एंड में 2 और मैचेस हुए हैं, उन मैचेस का क्या परफॉर्मेंस? बिल्कुल, मैच 5 जब नेपाल खेलने उतरी तो नेपाल ने पहले 139 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। वहीं मेलबर्न रेनेगेट्स एकेडमी इस टारगेट को चेज नहीं कर पाई और 33 रनों से नेपाल जीतने में इस मैच को कामयाब रहा। वहीं अपने आखिर मैच में टॉप एंड के आखिरी मैच में नेपाल ने पाकिस्तान साइंस के अगेंस्ट मैच खेला, जहां पर पाकिस्तान ए ने 144 रन किए 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल सिर्फ 1 रनों से इस मैच को गंवा। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल रहा। उसके बाद उन्होंने और भी मैचेस यहाँ पर खेले, 2 एसीटी कॉमेंट से और 2 साउथ ऑस्ट्रेलिया से। अगले 2 टी20 की बात करते हैं, यानी टी20 नंबर 7 जो खेला नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की, 170 रन 8 विकेट उन्होंने लगाए बोर्ड पर 20 ओवर में। एसीटी कॉमेंट्स मैच 135 रन पर ही ऑल आउट हो गई और 42 रन से नेपाली मैच जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद ही लगातार तुरंत एसीटी कॉमेंट से फिर से उन्होंने एक और मैच खेला उसी डे में, 96 में इस बार ऑल आउट कर दिया एसीटी कॉमेंट्स को और नेपाल जो है 100 रन उन्होंने बना दिए 4 विकेट नुकसान पर और 6 विकेट से मैच जीतने में कामयाब है। एसीटी कॉमेंट्स वही टीम में थी जो कि टॉप एंड में भी पार्टिसिपेट किया था और 11वें नंबर पर उन्होंने फिनिश किया था, यही टीम थी। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 2 टी20 मैच खेले एंड उसकी रिपोर्ट। बिल्कुल, मैच 9 अगर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें टी20, तो मैच 1 जो हुआ था साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की और 146 रन 9 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाया, जिसे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर बॉल पर चेस किया और 3 विकेट से जीतने में कामयाब रहे। वहीं उसी दिन दूसरे मैच में दूसरे टी20 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, जहां 160 रन बनाए साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल जब इसको चेस करने आया तो वो पीछे रह गए और टारगेट चेस नहीं कर पाए और 157 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हुई और माफ कीजिएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया 3 रनों से जीतने में कामयाब। बिल्कुल, तो ये पूरा सूरत हाल रहा जो कि 10 टी20 मैचेस टीम ने खेले थे, जिसमें 4 में उन्हें जीत मिली और 6 में उन्हें हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा। ओवरऑल 50% विनिंग परसेंटेज भी यहाँ में देखने को नहीं मिला, 40% विनिंग परसेंटेज रहा ओवरऑल अगर आप इस टूर की बात करेंगे तो। डेफिनेटली इस टूर से पहले हमने एक पोल भी करवाया था जो हमारे पेजेस में हमने डाला भी था, जहां पर बहुत भरकर आपने कहीं ना कहीं वोट्स वगैरह किए थे। उसमें भी कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ जो फैंस थे उन्होंने 4 से 6 के आसपास का जो विन प्रेडिक्ट किया था
50 से ऊपर परसेंटेज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 जो है वो 2 ही मैचेस जीतने में यहाँ पर कामयाब रही है इस पूरे दौर में। यानी अगर आप देखें ओवरऑल फैंस ने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, लेकिन उस तरीके के रिजल्ट निकल कर नहीं आए थे जो वोट्स में हमने कहीं ना कहीं देखने को मिले। खैर ओवरऑल सबसे पहले देखिए, आप जरा प्रिपरेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और होती है कि जब आप कोई टूर प्रिपरेशन के तौर पर देखते हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आपने जो प्लेयर्स अपने साथ लेकर आए हैं उनको सही से मौके मिले हैं, प्लेयर्स का रोटेशन कैसा रहा है, किसको कितने मैचेस मिले हैं, क्या चीज कर देखा गया है, क्या मैच में प्लेयर्स को खिलाना, उनको मौके देना ये प्रायोरिटी था कि नहीं था। और आपको कहना पड़ेगा इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको देने पड़ेंगे जो कोच हैं उनको, क्योंकि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि आपके रिजल्ट क्या होगा, अब ये 3 मैच हार गए तो इसमें नहीं बदलेंगे, उसमें नहीं बदलेंगे, हमें ये मैचेस जीतने हैं। उन्होंने इस चीज पर फोकस किया कि जो प्लेयर रोटेशन है वो जरूर लगातार होता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे प्लेयरों के 6-6 मैच भी नहीं है, किसी के 3 मैच है, किसी के 4 मैच है, किसी के 5 मैचेस है, लेकिन खास करके उन्होंने बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा मैचेस दिए हैं, लेकिन जो ऑलराउंडर और बॉलर्स है उनको लगातार रोटेट करते चले गए। तो रोटेशन प्लेयर्स की जो रही है वो काफी अच्छी रही है। यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा सबको मैचेस मिले, सबको बॉलिंग भी मिली, सबको बैटिंग मिली, ऑलराउंडर को अपना जॉब करने को मिला, फील्डिंग्स भी काफी लंबी की है टीमों ने। तो ये चीज में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बेहतर रही। लेकिन उसके बाद अगर हम दूसरी चीजों पे गौर करें तो यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी खराब रही हैं। जैसे देखिए, आप इस टूर को आप हटा दीजिए, ये जो टूर ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अगर हम पूछे आपसे कि ऑस्ट्रेलिया टीम को आप भूल जाइए, इससे पहले 3-4 चीजें जो नेपाल टीम में आपको कॉमन नजर आती हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज कि नेपाल की जो बैटिंग है वो काफी फ्रेजाइल है। डेफिनेटली बैटिंग में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। एक बल्लेबाज मैच चले तो 3 मैच लगते हैं उन्हें अगले इनिंग वापस से अच्छी खेलने में। इनकंसिस्टेंसी बल्लेबाजों में लगातार रहती है, खराब शॉट्स रहती है, ये भी आप सब मानेंगे। फील्डिंग नेपाल की काफी ज्यादा खराब रहती है। ये हम इस टूर की बात नहीं कर रहे, इस टूर की बात हम बाद में करेंगे। पहले ओवरऑल आपसे पूछ रहे हैं क्या कुछ बेसिक चीजें रहती है। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि डेथ ओवरों में नेपाल की बॉलिंग काफी स्ट्रगल करती है, और कई बार जहां पर उन्हें पूरी तरह से सामने वाली टीम को दबोच लेना चाहिए था वहां पर अनफॉर्चुनेटली फ्रीबीज देते हैं, और लास्ट में चीजें जो है वो अपने मुट्ठी से उनके निकलती हुई नजर आती है। ये चीज भी हमें देखने को मिलती है, और ये सारी की सारी चीज इस टूर से पहले भी देखने को मिली थी, और इस टूर में भी हमें वो चीज देखने को मिली है। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, एक भी बल्लेबाज, हम टॉप एंड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये सब तो हटा ही दीजिए, टॉप एंड सबसे इंपॉर्टेंट था। टॉप एंड में एक भी बल्लेबाज 30 के एवरेज से भी बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे हाईएस्ट एवरेज तो आसिफ शेख का ही रहा, जो कि 30 भी नहीं है, अराउंड 30 है, 29 पॉइंट कुछ का उनका बैटिंग एवरेज 60। बिल्कुल सही। तो 30 का एवरेज भी नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा पुअर बल्लेबाजी नजर आई है। कम से कम आप T20 खेल रहे हैं तो कम से कम आपका 35-36 के तकरीबन का आपका एवरेज हो, और स्ट्राइक रेट आपका 150, 145, 160 के अराउंड हो तो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन बल्लेबाजों की अगर आप एवरेज देखेंगे, कुशल मल्ला के 28, आरिफ के 27, रोहित का 25, लोकेश बाम के 18, 17, और दीपेंद्र सिंह एरी जैसे जो बड़े ऑलराउंडर जो नंबर 2 पे विराजमान है आईसीसी में, वो एक छोटा सा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, एक लोकल टूर्नामेंट टॉप एंड जैसा, वहां पर दुनिया के 2nd नंबर के ऑलराउंडर 17 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जबकि बैटिंग भर भर के मिली। ऐसा नहीं कि 2 बॉलें आए हैं, 2 जाकर आए हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो अपने आप में बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा ना पहले काम हुआ था, ना ही अब हमें कुछ काम होता हुआ दिखा है इस टॉप एंड की अगर हम देखें T20 फॉर्मेट की अगर हम बात। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप भागने की कोशिश करते हैं किसी चीज से तो आप एक्सक्यूजेस के इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली कई सारे लड़के आए हैं, कंडीशंस वगैरह काफी ज्यादा वो रही हैं शुरू के मैचेस में, लेकिन आप अगर आप नोटिस करेंगे, यही नोटिस करता नहीं है कोई खास करके, लोग आजकल इतने अंधे हो गए कि उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें जो किसी ने पढ़ा दिया वही पट्टी में पढ़कर बैठ जाते हैं। 11 मैच बाद भी आप देखिए क्या वो कंडीशन में अभी तक प्लेयर नहीं ढले कि 11 मैच हो गए हैं, लेकिन अभी भी वही तरीका आउट होने का, वही खराब शॉट, वही रन्स ना करना, वही इनकंसिस्टेंसी। आप देखिए एसीडी कॉमर्स के खिलाफ भी कई सारे बल्लेबाज फिर से फ्लॉप हो गए, जो 2 मैच टीम में जीते। साउथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 जब खेलने उतरे तो बैक टू बैक वहां पर भी बल्लेबाजों ने कई सारे बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। तो फिर कंडीशन, आप तो लगातार खेल रहे हैं, आप 14 तारीख से खेल रहे हैं और अब महीना खत्म हो गया। आज वनडे मैच हुआ, उसमें भी देखिए टॉप 5 बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस आप सबके सामने ही है। सब 10-15, 5, 2, 6 रन बनाकर पवेलियन मोड़ गए। आज वनडे मैच था, जबकि आपके पास कितने ओवर थे, 45 ओवर का गेम था, फिर भी वही हार।
तो कंडीशंस का बहाना 3-4 मैचेस तक कुछ टाइम तक दे सकते हैं। ज्यादा टाइम तक जब आप इस बहाने को लेकर चलेंगे तो आप ही बेवकूफ लगेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो टॉप एंड में 30 का एवरेज भी किसी बल्लेबाज का हमें नजर नहीं आया, तो ये एक दिक्कत बहुत रही है कि बल्लेबाज इस पूरे टूर में भी अभी भी वो एक कंसिस्टेंसी वाला भरोसा प्लेयर्स को, फैंस को या मैनेजमेंट को दिला नहीं पाए कि नहीं अब आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, इस टूर से हमने काफी कुछ लिया है। क्योंकि टूर के एंड होते होते भी हमें वही बल्लेबाजों की प्रॉब्लम 5-10-15 कर डगआउट में बैठने की नजर आई है। उसके बाद अगर आप ओपनिंग पेयर की बात करेंगे, T20 में शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक अच्छी शुरुआत मिल जाए बस, उसके बाद तो फिर आप बाकी बल्लेबाज बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, स्कोर अच्छा जाता है। लेकिन यहाँ पर आसिफ और कुशल पुर्तल की जोड़ी ने क्या किया है टॉप एंड में एज अ ओपनिंग पेयर, एंड बताएंगे। बिल्कुल, देखिए अगर आप बहुत ही ज्यादा पुअर स्टैट है दोनों के साथ अगर हम देखें एज अ पेयर 5 इनिंगों में 22.80 का उनका एवरेज है, 114 रन दोनों ने मिलकर बनाए हैं और 125 का बैटिंग स्ट्राइक रेट, तो बहुत ज्यादा पुअर है। आप किसी भी स्टैंडर्ड से आप इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये क्रिटेरिया से, माफ कीजिएगा, कि आप ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ये बहुत बेहतरीन नंबर्स हैं। जब आप एशिया ईएपी के लिए क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ओपनर्स बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये 5 बार जो खेले हैं, 5 बार कुशल पुर्तल ही वो पहले विकेट थे जो गिरे हैं इन जोड़ियों में। पहले कुशल पुर्तल डगआउट गए, फिर उसके कुछ देर बाद आसिफ आए या थोड़ी देर बाद कभी कभार यहाँ पर आए। दीपेंद्र सिंह यारी का परफॉर्मेंस एज अ ऑलराउंडर बहुत ही खराब रहा। महज 17 की एवरेज से उन्होंने रन किए हैं इस टॉप एंड में। 5 मैचों में महज 89 रन उन्होंने किए 17 की एवरेज से। विकेट्स भी सिर्फ 3 निकाले और 7 से ऊपर की उनकी इकॉनमी यहाँ पर इस टॉप एंड में यहाँ पर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हमें देखने को मिली। और एज ए कैप्टन रोहित पटेल की अगर बात करें तो उनके नंबर्स भी बहुत खराब रहे। महज 25 के एवरेज से उन्होंने 127 रन किए। उनका बल्लेबाजी फॉर्म जो है वो काफी ज्यादा हॉरिबल इस टूर पे भी हमें नजर आया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यही सारी चीजें हैं जहां पर डेथ ओवर में कई बार बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी नजर आई है, लेकिन बॉलर्स ने बैट्समैनों के मुकाबले बहुत अच्छा किया, बेहतर किया है। बैट्समैनों के मुकाबले तो आप ग्रेड देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कई बार हमें वो चीज नजर आई कि जब डेथ ओवर में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा रन लुटा दिए गए। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमें यही देखने को मिला। 74 पे 7 के बाद टीम ने 144 रन उन्हें बनाने दे दिए, ये चीज देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 चीजें बहुत बड़ी लेटडाउन जो इस टूर में आने से पहले भी एक चिंता थी, इस टूर के जाने के बाद भी वो चिंता, चाहे वो फैंस हो जिन्हें समझ में आता है क्रिकेट, अंधे वाले नहीं, जो फैंस हो उन्हें ये अभी भी पता है कि हाँ ये 2 चीजों पे अभी भी हमें और काम करने की जरूरत टीम को पड़ेगी। इस टूर के बाद भी वो डिसअपॉइंटमेंट है। पहला है बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी, कोई भी प्लेयर हमें अभी भी नहीं मिला है 10 T20 खेलने के बावजूद भी जो कंसिस्टेंसी से रन कर रहा हो, 10 मैच खेलने के बावजूद भी। और दूसरी है वो फील्डिंग जो है वो काफी ज्यादा खराब रही है इस पूरे टूर में ही। कैचेस छोड़ना, मिसफील्ड छोड़ना, बहुत पुअर फील्डिंग रही है। और ऐसा नहीं कि ये 2 प्रॉब्लम अभी अचानक से आई है, काफी लंबे वक्त से टीम के साथ चल रही है, यानी अभी भी ये 2 चीजों पर काम हुआ नहीं। तो ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी रही, क्या रही है का जो रोटेशन है वो काफी अच्छा रहा प्लेयर्स का। लेकिन ओवरऑल जाहिर सी बात है मैचेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे मैचेस टीम को मिले। प्रिपरेशन के लिए बहुत शानदार सीरीजेस वगैरह रही। जो दिक्कतें इसमें निकल कर आई है उस पर हम ये पिछले 8 मिनट से आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। ये दिक्कतें जो दिक्कतें अगर क्वालिफायर में सामने अगर खड़ी हो गई तो टीम शायद क्वालिफाई ना कर पाए। इसीलिए ये जरूरी था ये बताना कि आखिर दिक्कतें इस टूर में क्या टीम को नजर आई। और शुरू के 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस खराब रहना आप कंडीशंस को ब्लेम कर सकते हैं। 10वें मैच आते आते भी बल्लेबाजों का वही हाल, फील्डरों का वही कैच छोड़ना, इसमें आप फिर गुंजाइश बचती नहीं है ज्यादा आपके पास बहाने यूज करने के। ओवरऑल प्रिपरेशन के लिहाज से टूर पूरा बहुत अच्छा रहा ओवरऑल की अगर हम बात करें। लेकिन जो गलतियां हैं उसमें देखना पड़ेगा, हाँ ये देखना पड़ेगा वेस्ट इंडीज की सीरीज जो अब आने वाली है उसमें हमें ये चीजें फिर से दोहराते हुए नजर आती है। अगर आप इस टूर से काफी कुछ सीखे हैं, समझे हैं, तो फिर हमें वो गलतियां वहां नहीं दिखनी चाहिए। अगर वहां भी हम एनालिसिस में यही कह रहे हैं बल्लेबाजों ने थ्रो कर दिया, विकेट गंवा दिए, उन्होंने कैच छोड़ दिया, फील्डिंग मिस कर दी, लास्ट के 5 ओवर में आपने 80 रन दे दिए, अगर तब भी हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि इस टूर से टीम ने कितना कुछ सीखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली के चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर